आप सभी का सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि कल मैंने पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को शेयर किया था और मैंने बोला था कि मैं आगे डिस्कस करते रहूँगा कि इस टॉपिक का जो पब्लिक वर्क्स अकाउंट है इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं और जिनका क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये आज उसका दूसरा पार्ट है और मैं आज आया हूँ कुछ टॉपिक्स के साथ जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, मेन स्टेज इन प्रोजेक्ट्स फॉर पब्लिक वर्क, बिल्स, वाउचर, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये कुछ टॉपिक्स है जिसको मैं डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स की हेल्प से। आइए हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स। The term work in engineering construction not only applies to works of a new construction or repair work, but also include supply, repair and carriage of tools and plants, manufacture of stores or the operation of a workshop. ठीक है। Then works are classified according to the nature of work, जिसमें दो टाइप का होता है, ओरिजिनल वर्क्स और रिपेयर्स। देन दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ वर्क, जिसमें होता है मेजर वर्क्स, दूसरा माइनर वर्क्स, तीसरा पेटी वर्क्स। अमाउंट के हेल्प से हम इसको अलग अलग डिवाइड किए हैं। मेजर वर्क में क्या होता है, एक्सीड 1 लाख और एनी अदर फिक्स्ड लिमिट। एक्सीड करता है जो अमाउंट जो होता है, सेंशन अमाउंट जो होता है किसी प्रोजेक्ट को डन करने के लिए, वो 1 लाख से अबव होता है या फिर कोई फिक्स्ड लिमिट होता है। देन माइनर वर्क्स लेस देन 1 लाख और एनी अदर फिक्स्ड लिमिट, कम होता है 1 लाख से तो वो आ जाता है माइनर वर्क में। और पेटी वर्क में लेस देन 5,000 और एनी अदर फिक्स्ड लिमिट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, ये हो गया वर्क्स क्लासिफिकेशन। दो टाइप का है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। कौन सा वर्क का क्या नेचर है, ओरिजिनल वर्क है मतलब पहला आप जा ही रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, न्यू कंस्ट्रक्शन है, या फिर रिपेयर है, रिपेयरिंग पार्ट है। देन उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ वर्क, जिसमें मेजर वर्क, माइनर वर्क, पेटी वर्क, जिसमें कॉस्ट की हेल्प से आप वर्क्स को अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं। देन आगे देखता हूँ मेन स्टेजेस इन प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क्स के लिए कौन कौन सा स्टेज हम फॉलो करते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अप्रूवल, देन एक्सपेंडिचर सेंशन, तीसरा टेक्निकल सेंशन और चौथा अलॉटमेंट ऑफ फंड। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से आप समझ ही गइएगा, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाना है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो होता है वो वहाँ से करना पड़ेगा। देन एक्सपेंडिचर सेंशन होगा, जो अमाउंट आपका एक्सपेंड होना है वो वहाँ से सेंशन होगा, उसके बेस पे जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा उसके बेस पे। देन टेक्निकल सेंशन होता है, टेक्निकली आपका जो आप प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर जो आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी आपके ड्राइंग में या कोई भी कुछ भी ऐसा टेक्निकली फॉल्ट हो या कुछ भी हो तो वहाँ देखा जाता है और उसका ओवरव्यू देखा जाता है। उसको मतलब मेनली उसको आप जांच करते हैं, सर्वे करते हैं। देन उसके बाद हम टेक्निकली सेंशन करते हैं, तो वो जाता है थर्ड स्टेज। और लास्ट होता है अलॉटमेंट ऑफ फंड्स। टेक्निकल सेंशन एक्सपेंडिचर करवाने के लिए जब चाहा जाता है तब उसको ये किया जाता है। मेनली ये एक प्रोसेस है जो ऊपर से चलता आता है। और लास्ट अप्रूवल है अलॉटमेंट ऑफ फंड। जब अलॉटमेंट हो जाता है फंड का तभी आप कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के पहले आपको पैसा चाहिए होता है। देन आता है बिल्स। अब देखते हैं बिल्स का क्या रोल है। बिल्स क्या होता है, ए बिल इज ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ मनी दैट यू अवे और फॉर गुड्स और सर्विस। ठीक है, और द बिल्स इज सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द ऑफिस फॉर क्लियरेंस आफ्टर द स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ हिज वर्क बाय द सब डिविजनल ऑफिसर कंसर्न। आप सिविल व्यू से भी आप देख लिए और नॉर्मल व्यू से भी देख लिए बिल क्या होता है। एक रिटन स्टेटमेंट होता है, ठीक है,
जो गुड्स और सर्विस के लिए यूज किया जाता है उसको लेने के लिए यूज किया जाता है। और जो साथ ही बिल्स क्या है, और बाई इन सिविल व्यू जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ऑफिस में जमा करता है फॉर क्लियरेंस आफ्टर द स्क्रूनिटाइजेशन। जो स्क्रूनिटी प्रोसेस जो होता है किसी भी बिल को पूरा करने के पहले कि आपका वर्क सही से किया है कि नहीं, अगला बंदा क्या किया है, जो ऑथराइज आदमी था उसके लिए वो वर्क्स को एग्जीक्यूट प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया कि नहीं, जो आपका मानक था, जो आपका मतलब जो आपका मांग था उस वर्क को पूरा किया कि नहीं। देन उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर उसको पूरा स्क्रूटनी करता है, देन उसके बाद उसको फाइनल करता है। ठीक है, देन आता है वाउचर। देन रिटर्न, इसमें ये क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट विच इज़ केप्ट इन दी ऑफिस रिकॉर्ड एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट और ए पीस ऑफ पेपर दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ मनी टू पे फॉर ऑल और पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड वाउचर। ये है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखिए। द एम्प्लॉयज रिक्रूटेड डायरेक्टली फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक वर्क and whose pay is charged directly to the work for which they are employed such under comes under वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ये एम्प्लॉय जो डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में बाहर से, हमें उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। मेनली उसका पर्पज़ क्या होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क, कोई भी स्पेसिफिक वर्क को काम करवाने के लिए हम डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉय को और उसको डायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, तो हो जाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आता है। एग्जांपल वर्क सुपरवाइजर, सर्वेयर्स, नाइट वॉचमैन, क्लासेस, जो भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते रहता है और हमें अचानक से किसी मतलब ज़रूरत पड़ता है, जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको रिक्रूट करते हैं, वो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में वो इंक्लूड हो जाता है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखते हुए लास्ट में जब आप पूरा कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें जुड़ता है। तो वो इसी काम के लिए जुड़ता है कि अचानक से आपको किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ जाए, मतलब एम्प्लॉय की। जो एम्प्लॉय वर्क सुपरवाइज़र भी हो सकता है, सर्वेयर्स भी हो सकता है, नाइट वॉचमैन भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकता है। देन हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द सर्विस ऑफ दिस एम्प्लॉयज़ कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बट यूजुअली 10 days नोटिस इज सर्व टू एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। ये एक उसका नियम है कि कोई भी जो मतलब वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बेस पे जो हम एम्प्लॉय को रखते हैं उसका सर्विस कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मतलब उसको मतलब जब भी डिस्चार्ज करना हो तो 10 दिन पहले ही आपको एक नोटिस पीरियड उसको जारी करना होता है, जिसके हेल्प से वो भी जान सके कि हाँ अब आप उसको टर्मिनेट करने वाले हैं। तो ये एक इसका प्रॉपर वे है। देन कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, ये क्या होता है, रिक्रूटेड ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, सेम टू सेम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन कुछ इसका अमाउंट है जो परसेंटेज जो है ऊपर नीचे है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एम्प्लॉयज़ इंक्लूड पार्ट टाइम स्वीपर, पुलिस, क्लासेस, वही आता है। दिस एम्प्लॉयज़ कंसिस्ट कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट। और ये एम्प्लॉयज़ जो होता है जिसको हम यूज करते हैं मैंने अपने प्रोजेक्ट को डन करने के लिए, ठीक है, पार्ट टाइम बेसिस, तो उसको हम कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट में करते हैं। कंटिजेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ये आपका थोड़ा सा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट से अपर आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पार्ट टाइम बेसिस पे हम कोई भी इसको रिक्रूट करते हैं और उसको मेनली हम होल पीरियड तक रखते हैं, मतलब एज अ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो। और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में क्या है कि उसको टर्मिनेट आप कभी भी काम कर सकते हैं जब आपका काम पूरा हुआ, जो आपका रिक्रूटमेंट पार्ट टाइम मेनली, और इसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक वर्क के लिए रखते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में और बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही अकाउंट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम ड्यूटीज़ बताएंगे, जूनियर इंजीनियर का क्या ड्यूटीज़ होता है, वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।